गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिप्लोमेसी में डिफरेंट कंट्रीज़ का डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस के डेवलपमेंट में क्या योगदान रहा है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं, क्योंकि आज जो हम वर्तमान समय की डिप्लोमेसी देख रहे हैं, डिप्लोमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस देख रहे हैं, डिप्लोमेटिक टर्मिनोलॉजीज देख रहे हैं, वो वर्तमान में एकदम से उभर करके नहीं आई हैं, बल्कि जब से मानव जाति सभ्यता में आई है, मानव जाति अस्तित्व में आया है और मानव का एक दूसरे मानव से मानव समूह के रूप में झगड़ा, युद्ध इत्यादि होना शुरू हुआ, तब से अपने लोगों को युद्ध के मैदान से निकाल करके लाना और इन सब संदर्भों में उन्हें शांति वार्ता की जरूरत थी। और इसी वजह से हमें ये जो राजनयिक प्रैक्टिसेस देखने को मिल रहे हैं, राजनयिक नियम देखने को मिल रहे हैं, ये सब हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड से देखने को मिल रहे हैं। अब हम इस संदर्भ में ये कह सकते हैं कि जो राजनय है ये उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता, जितना कि मानव आदिम जाति का इतिहास। इसके प्रारंभिक सिद्धांतों का निर्माण उस समय हुआ जब जंगलों में रहने वाले लोग, जंगली जाति के लोग युद्ध के बीच कुछ समय के लिए युद्ध को रोक करके, युद्ध को स्थगित करके अपने मृतकों और घायलों को एकत्रित करने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेज करके वार्ता किया करते थे। तो इस प्रतिनिधि को अभय प्रदान करके राजनयिक उन्मुक्तियों का जो प्रथम नियम था, दूत की अबाध्यता का, उसका निर्माण हुआ। दूत की अबाध्यता से मतलब है कि दूत को किसी भी स्थिति में मारा नहीं जाएगा। मारना छोड़िए, दूत को किसी भी प्रकार की शारीरिक चोट पहुंचाने का कार्य, अंग भंग का किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा। और ये जो नियम था, इस नियम को सभी लोगों के द्वारा आसानी से, शीघ्रता के साथ स्वीकार किया गया, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा प्रैक्टिकल नियम था, एक व्यावहारिक नियम था जिसकी सहायता से वार्ता संभव हो सकती थी। राजनय के इस काल में राजनयिक सिद्धांतों के निर्माण का जो कार्य प्रारंभ हुआ, वो तब से लेकर के निरंतर चलता हुआ आ रहा है। और राजनयिक सिद्धांतों के विकास में हर युग ने अपने ही तरीके से अपना निजी मूल्यवान योगदान दिया है। अब राजनीतिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक स्तर के जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का विकास हुआ है, उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के शनः शनः विकास का जो परिणाम है वह राजनयिक सिद्धांतों का निर्माण है। इसमें हम यूनान, भारत, रोम, बाइजेंटाइन, वेनिस आदि राज्यों का जो राजनय था, उनके द्वारा राजनयिक अधिकारियों, राजनयिक अधिकारों और उन्मुक्तियों के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसको हम लोग देखेंगे। राजनयिक व्यवस्था का जो आधुनिक स्वरूप आज हमारे समक्ष हमें देखने को मिलता है, वह इन चरणों के अतिरिक्त संभव नहीं था। आधुनिक राजनयिक व्यवस्था का प्रारंभ यूरोपीय राज्य व्यवस्था के प्रारंभ से माना जाता है। तो हम जो डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस की शुरुआत देखने जा रहे हैं, वह यूनानी राजनय से देखने जा रहे हैं कि यूनान का राजनय में क्या योगदान हमें देखने को मिल रहा है। इसमें हम ये कहेंगे कि राजनय के क्षेत्र में यूनान का योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस काल में जो राजनय की स्थिति थी, उसमें हमें स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, स्थायित्व इसमें आया हुआ था और इसके द्वारा दिए गए शब्दों का प्रयोग आज भी अंतर्राष्ट्रीय जगत में किया जाता है। हालांकि इस युग में कोई स्थायी दूतावासों की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध दूतों के माध्यम से ही संचालित किए जाते थे। राजनय का अर्थ
समझौता वार्ता अथवा संदेश लाना ले जाना होता था और यूनानी राजनय के प्रारंभिक काल में ये कार्य अग्रदूत अथवा उद्घोषक, जिनको यूनान में हेराल्ड्स कहा जाता था, उनके द्वारा किया जाता था। होमरिक एज में अग्रदूत उन प्रथम राजदूतों में से माने जाते थे जो वार्ता के लिए डेलीगेटेड प्रतिनिधि हुआ करते थे, प्रत्यायित प्रतिनिधि हुआ करते थे और जिनका मुख्य काम, मेन जॉब जो था, मेन टास्क जो था, वो था संदेशों का लाना ले जाना हुआ करता था। क्योंकि प्रत्येक राजदूत से ये एक्सपेक्टेशन होती थी, ये अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने स्वामी का संदेश मौखिक रूप से दूसरे राजा के समक्ष अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेगा। तो उस समय शार्प मेमोरी का होना, तीक्ष्ण बुद्धि का होना, बढ़िया वक्तृत्व कला का होना, बढ़िया ओरेटरी का होना उस समय दूत की एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन के रूप में मानी जाती थी, दूत की आवश्यक योग्यता मानी जाती थी। और इस संदर्भ में हमें थ्यूसिडाइडिस का उदाहरण देखने को मिलता है, जो ये कहता है कि राजदूत उच्च कोटि के लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। यूनान में राजनय पूर्व ऐतिहासिक काल में ही विद्यमान था और संगठित और व्यवस्थित रूप में इसका विकास हमें 700 से 100 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। कुछ विद्वान स्पार्टा कांग्रेस अर्थात 432 ईसा पूर्व से ही इसका उदय मानते हैं, जब राजनयिक नियमों को लिपिबद्ध किया गया था। यूनान में राजनय की आवश्यकता स्वतंत्र एवं सार्वभौमिक नगर राज्यों की स्थापना के पश्चात महसूस हुई, जिनकी संख्या हमें सैकड़ों में देखने को मिलती है। और इन राज्यों के उदय के फलस्वरूप उनके पारस्परिक तथा वैदेशिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समस्याओं का जन्म हुआ और जिनके समाधान हेतु योग्य वार्ताकारों और संदेश वाहकों की आवश्यकता महसूस हुई, जिनके इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही राजनय का उदय हुआ। चूंकि प्राचीन यूनान में दूत अपने देश का संदेश संपूर्ण दरबार के समक्ष प्रस्तुत करते थे, इसलिए उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि उनकी आवाज बुलंद हो, प्रभावशाली हो, ओजस्वी हो और वे तीक्ष्ण बुद्धि के हों। इसके अतिरिक्त उनके कार्य की जो इम्पोर्टेंस थी, उनके कार्य की महत्ता के कारण उनसे ये भी आशा की जाती थी कि उनका व्यक्तित्व आकर्षक होगा, स्मरण शक्ति श्रेष्ठ होगी एवं राजनय का प्रयोग वे मनोवैज्ञानिक ढंग से करेंगे। यहाँ डेमोस्थनीज भी यूनानी दूतों से ये उम्मीद करता है कि वे अच्छा वक्ता होने की क्वालिफिकेशंस पूरी करेंगे, जिससे कि दूसरे राज्य की जो जनसभाएं हैं, उन जनसभाओं के सामने वो अपने राज्य के दृष्टिकोण को भली प्रकार से रख सकेंगे। यूनानी राजनय में हमें मिशंस को भेजे जाने का भी उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें हम ओडेसियस और थ्यूसिडाइडस का उदाहरण देखेंगे, जो ये कहते हैं कि राजदूत की नियुक्ति का आधार उनकी श्रेष्ठ वक्तृत्व शक्ति होना चाहिए। अब यहाँ पर ओडेसियस और मेनिलोस के नेतृत्व में एक राजनीतिक शिष्टमंडल के भेजे जाने का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिनसे वार्ता के माध्यम से उस समय हेलेन की वापसी के लिए असफल राजनीतिक प्रयास किया गया था। उक्त मिशन के उल्लेख से निकलसन के द्वारा जो 3 निष्कर्ष निकाले गए वो ये कि ईसा से 800 वर्ष पूर्व तक विदेशी दूतों को सभाओं के समक्ष आने की अनुमति थी। दूसरे, शिष्टमंडल में कम से कम 2 सदस्य होते थे और तीसरे, दूतों को
जीवन का अभय प्राप्त था। भारत में भी दूत की जो अबाध्यता थी वो यूनानी राजनय की तरह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्राप्त कर चुकी थी, महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में विकसित हो चुकी थी, जिसमें दूत को स्थानीय नियमों से परे माना जाता था। अब इसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि थीबीस ने थिसेली पर आक्रमण केवल इसलिए किया कि उसके दूतों के द्वारा थिसेली सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो एंटीमैक्स के द्वारा शिष्टमंडल के जो दोनों दूत थे, उन दोनों दूतों के वध के प्रस्ताव की सभी के द्वारा भर्त्सना की गई और ये डिक्लेयर किया गया कि दूतों को युद्ध की घोषणा के बाद भी सुरक्षित रखा जाना है। यहाँ पर हम बाद में जो मिशंस भेजे गए उनकी और इस जो मिशन भेजा गया उसमें जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो ये है कि अब मिशन में दूतों के आगे दो उद्घोषक होते थे जो अपने अधिकृत दूतों की प्रतिष्ठा के अनुकूल उनके आगमन की घोषणा करते हुए चलते थे। दूसरा, इन दूतों को आज्ञाएं साधारण सभा से नहीं अपितु इन्हें मंत्रिमंडल से दी जाती थी। तीसरे, उस समय आजक्स और ओडेसियस एक अधिकृत दूत के रूप में भेजे गए थे। तो ये जो उदाहरण हैं वो ये प्रमाणित करने के लिए हैं कि उस प्री हिस्टोरिक इरा में भी, उस प्रागैतिहासिक काल में भी यूनानी राजनय व्यवस्थित था और उस वीर युग में भी कुछ अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत विद्यमान थे जिनके उल्लंघन को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, बड़ी अरुचि से देखा जाता था। तो निकलसन का इस संदर्भ में ये मानना है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी तक यूनानी नगर राज्यों के मध्य विशेष मिशनों को भेजने की प्रथा पूर्ण रूप से प्रचलित थी। एथेंस और स्पार्टा नगर राज्यों के इतिहासों से भी हमें राजनय का यही विवरण देखने को मिलता है। उस समय में जो विभिन्न नगर राज्य थे, उन विभिन्न नगर राज्यों की विदेश नीति का निर्माण व्यापार और सुरक्षा से प्रभावित था। नगर राज्यों की विदेश नीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए प्राचीन यूनान में दूतों को कुछ विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की जाती थी, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज प्रोवाइड की जाती थी, जिन पर थ्यूसिडाइडिस के द्वारा उसकी किताब है पेलोपोनेशियन युद्ध में इस मुद्दे के ऊपर डिटेल में प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम यूनानी राजनय के विकास में देखेंगे वो ये है अपॉइंटमेंट ऑफ एनवॉयज, दूतों की नियुक्ति को लेकर के, जिसमें हम ये देखते हैं कि राजदूतों का जो आदान प्रदान है वो यूनानी नगर व्यवस्था में अपने चरम बिंदु पर देखने को मिलता है। केवल स्वतंत्र राज्यों को ही राजदूतों को भेजने की और उन्हें स्वीकार करने का अधिकार था। दूत को भेजने के अधिकार में दूत को स्वीकार करना अंतर्निहित था। राजदूत को स्वीकार नहीं करने का अर्थ संबंधों को तोड़ना अथवा प्रेषित राज्य को मान्यता नहीं देना हुआ करता था। दूतों की नियुक्ति का अधिकार राज्य की जो सार्वभौमिक सत्ता थी उस सार्वभौमिक सत्ता को ही था। यूनानी जनसभाओं के द्वारा दूत का चयन किया जाता था और दूत के चयन में उस समय जो इलीट क्लास होता था, जो सम्माननीय, संभ्रांत और उच्च वंश के लोग हुआ करते थे, उनको ही ये नियुक्तियां दी जाती थी। और ये इसलिए भी आवश्यक था कि जो इलीट क्लास हुआ करता था, जो उच्च वंश के लोग हुआ करते थे, वो अपने देश की राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हुआ करते थे। इसीलिए कभी कभी सरकारी अफसरों को, नाटक के पात्रों को, कवियों को, संगीतज्ञों तक को भी दूत के रूप में नियुक्ति दी जाती थी। इसमें एक उदाहरण है कि टियोस में जो राजदूत नियुक्त किया गया था वो संगीतज्ञ था और वो संगीतज्ञ था मेनेक्लिस, जो दूत के कार्य के साथ ही साथ सार्वजनिक
संगीत का प्रदर्शन करके जनता को खुश रखता था। कभी कभी सैनिक और नाविक अधिकारियों को भी इस पद पर नियुक्ति दी गई और इसमें एक एग्जाम्पल है कि रोहड़ के एक नौसेनापति को रोम की सीनेट को खुश करने के लिए दूत के रूप में नियुक्त किया गया। दूतों की नियुक्ति विभिन्न राजनीतिक दलों में से भी होती थी। यूनानी विभिन्न दृष्टिकोणों की पूर्ति के लिए कई दूत भेजा करते थे। हालांकि अधिक दूतों को भेजने का एक कारण यूनानियों का एक दूसरे पर अविश्वास भी था। इन नियुक्तियों का परिणाम ये होता था कि इनमें परस्पर मतभेद और ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती थी। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है एचिनीस के द्वारा, और वो ये कि डेमोस्थनीस का अपने साथियों के साथ इतना अधिक मतभेद था कि उसने उनके साथ एक मेज पर बैठने से मना कर दिया, एक ही कमरे में सोने तक से मना कर दिया। तो निकलसन इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि यद्यपि यूनानी बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन बुद्धिमान होते हुए भी उन्होंने एक ऐसी दोषपूर्ण व्यवस्था का निर्माण कैसे कर लिया। बाकी अपन लोग कर लेंगे। थैंक यू।